नमस्कार। सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की 48 सीटें हैं और उसको लेकर जो दो महायुति और महाविकास अघाड़ी, जो दो धड़े अब बने हुए हैं, जो दो ग्रुप अब बने हुए हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस को अगर हटा दे तो दोनों में एक ही पार्टी के दो अलग अलग हिस्से दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि बीजेपी के साथ अजीत पवार, जो अब वहां पर डेप्यूटी मुख्यमंत्री हैं, एनसीपी से टूटकर अब तो खैर असली एनसीपी उन्हें ही करार दे दिया गया है। वैसे ही एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, असली शिवसेना उन्हें बना दिया गया है। और दूसरी तरफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस खड़ी है। सीट शेयरिंग को लेकर इन 48 सीटों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से ही आती हैं, तो इन 48 सीटों को लेकर लगातार मंथन दोनों पक्षों में जारी है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे का जो पेंच है वो कहीं दोनों तरफ भी फंसा हुआ दिखाई पड़ता है। सबसे पहले एनडीए की बात करते हैं। 48 सीटें एनडीए की बात करें तो देर रात अमित शाह, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की जो बातचीत हुई, उसके पहले दौर की जो बातचीत हुई, आज एक बार फिर से वहां पर बातचीत होनी है। गठबंधन की 10 सीटों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। शिवसेना शिंदे गुट 22 सीटों की मांग कर रहा है, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट 10 मांग चाहती है। वहीं बीजेपी 30 अपने पास रखना चाहती है। वो चाहती है कि 30-12-6 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जाए। 30 बीजेपी, 12 शिंदे, 6 जो है वो अजीत पवार को देना चाहते हैं। यानी कि 30 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ना चाहती है। अब शिवसेना शिंदे गुट को वो 12 और अजीत गुट को 6 सीटें देना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर ये बात करें तो टूट के बाद जो है शिवसेना के पास 13 सांसद हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई जितने हमारे पिछली बार जीत कर आए थे उतनी सीटें तो हमें कम से कम दीजिए। तो क्या इनका फॉर्मूला आज सेट हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल बन के खड़ा हुआ है, क्योंकि खास तौर से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कम से कम जो अपने लोग हैं, जो अपने कार्यकर्ता हैं, और कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उन्हें उद्धव ठाकरे के साथ जाना है या शिंदे के साथ जाना है या अजीत पवार के साथ रहना है या शरद पवार का वो साथ देंगे। अगर वो ज्यादा सीटें लेकर नहीं जाएंगे तो उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। वहीं दूसरा धड़ा जो है उसकी भी जरा थोड़ी बात कर लेते हैं। दूसरा धड़ा है महाविकास अघाड़ी। कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार की जो गुट है, एनसीपी का गुट, और उद्धव ठाकरे शिवसेना। वहां पर प्रकाश अंबेडकर भी उनके साथ अब मिल गए हैं। कुछ देर पहले उनकी मीटिंग जो है वो खत्म हुई है। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये जो चारों धड़े हैं, ये ग्रुप जो है वो मिलकर अपना सीटों का फॉर्मूला जो है वो आगे रख देंगे। इस पर क्या क्या बातचीत चल रही है? कांग्रेस 18, शिवसेना उद्धव ठाकरे 18 से 20 और एनसीपी को 8 से 10। ये भी कहा जा रहा है जो 2 सीटें दी जानी हैं प्रकाश अंबेडकर को, वो शिवसेना के कोटे में से जाएंगी। कुछ देर पहले जो वंचित बहुजन अघाड़ी है वो 5 सीटें मांग रही है। कांग्रेस और बाकी पार्टी चाहती हैं कि उन्हें 2 सीटें दी जाएं। लेकिन इन सीटों पर 5 से 6 जो सीटें हैं उस पर जो है अभी गतिरोध बना हुआ है। उस पर अभी बात साफ नहीं हो पा रही है। कुछ देर पहले प्रकाश अंबेडकर जो इस मीटिंग जहां पर हो रही थी उस होटल से निकले। उन्होंने छोड़ने के लिए जितेंद्र आबाद जो है एनसीपी के नेता, वो बाहर आए। ये पूछने पर कि मीटिंग कैसी रही, अंबेडकर ने कहा, मेरे चेहरे से आपको क्या लग रहा है। दूसरी तरफ 48 सीटों के बंटवारे के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की भी जो अहम बैठक है वो आज हुई है और मोटे तौर पर सहमति बन गई है। लेकिन अभी सीटों का बंटवारा होना बाकी है। एमवीए की बैठक में आज प्रकाश अंबेडकर भी शामिल हुए। जरा दिखाते हैं आपको प्रकाश अंबेडकर ने क्या कहा। सर आज की बैठक सर पॉजिटिव था। सर पॉजिटिव था आज की बैठक। सर आपकी लिहाज से पॉजिटिव थे आप? चेहऱ्यावरून तुम्हाला काय दिसते? आप खुश नजर आ रहे हैं। खुश नजर आ रहे हो? माझ्या चेहऱ्या पॉजिटिव। पुढची बैठक कधी? चेहऱ्यावरून तुम्हाला काय दिसते? आप खुश नजर आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के जो घटक है, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी, इन तीनों के नेताओं में चर्चा चालू है। कहाँ भी हमारा विवाद नहीं है और जल्द से जल्द हमारे आदरणीय शरद पवार साहब, उद्धव जी ठाकरे और कांग्रेस के नेता इकट्ठा बैठ के जल्द से जल्द जो फैसला हमने लिया है उसका ऐलान करेंगे। लेकिन उसके पूर्व जो वंचित के जो अध्यक्ष है बाबा साहब जी आम्बेडकर, उनके साथ भी चर्चा होंगी और चर्चा हो कि हमारा
प्रपोजल है, हमारा आग्रह है कि उन्होंने भी साथ में आना चाहिए। और हमको पूरी उम्मीद है कि बाबा साहब आम्बेडकर साहब की जो वंचित है वो भी महाविकास आघाड़ी के साथ में आएंगी। जल्द से जल्द चर्चा होकर उसके बारे में भी निर्णय होगा। तो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में समन्वय बन गया है। अब ये देखना है कि प्रकाश अंबेडकर का जो वंचित विकास आघाड़ी है उसका क्या होगा, उसको कितनी सीटें मिलेंगी, कहां पर चीजें फंस रही हैं दोनों तरफ, क्या कितनी जल्दी फैसला होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले महायुति की बात करते हैं। वहां पर जो शिंदे फैक्शन है, जो शिंदे शिवसेना है और साथ ही साथ अजीत पवार, अगर उन्हें अपनी मन मुताबिक सीट नहीं मिली, क्योंकि जब अलग हो रहे थे शरद पवार से तो अजीत पवार ने कहा था कि बहुत सीटें आएंगी, 70 सीटें हमें विधानसभा में मिलेंगी, 10 हमें सीटें लोकसभा में मिलेंगी। वहीं शिंदे भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो पेच जो है वो कितना फंसा हुआ है और कब तक और किस फॉर्मूले पर ये पेच खुलेगा? देखिए अंकित, फॉर्मूला तो लगभग तय है, बस उस पर मानने की बातें हैं। और चूंकि इस तरह की जब बातें होती हैं, चुनाव का समय होता है, तो बार्गेनिंग लोग करना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा सीटें मांगते हैं ताकि जो मिलनी चाहिए शायद उससे एक दो ज़्यादा मिल जाए। मसलन इसमें हम ले लीजिए कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जो है वो 22 सीटें अपने लिए मांग रहा है। कह रहा है कि जब हम शिवसेना पूरी थी तब हमने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो हमारा हक बनता है। और नहीं भी होगा उसमें तो 18 कम से कम जीते थे, तो 18 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन क्या उन्हें 18 मिल पाएंगे, क्योंकि उनके पास पूरे 18 के 18 सांसद नहीं आए हैं जो उनके पास से 13 सांसद है। तो बात कहीं ना कहीं 12-13 पर जाकर बन सकती है। ये है क्योंकि मानना इसीलिए उन्हें है क्योंकि सामने बीजेपी जैसी एक विशाल पार्टी है जो कि पूरे एनडीए का नेतृत्व कर रही है, जिसके पास सत्ता है और उनके साथ में आए, उनके समर्थन से ही वो सरकार बना रहे हैं। तो उनके लिए और आगे कुछ बचा नहीं है न मानने के लिए। इसीलिए उनके नेता ये भी कहते हैं दबी जबान में कि देखिए ये पेच नहीं, इसे पेच नहीं कहते हैं, ये एक जो है कि बातें चल रही हैं, बार्गेनिंग का हिसाब चल रहा है। लोग अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए और कार्यकर्ताओं के लिए ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन अंत में सभी एक मेज पे आ जाएंगे और जो है कि फैसला निकल जाएगा और जल्दी घोषणाएं हो जाएगी। ये जो है ना कि जल्दी घोषणा हो जाएगी, वो घोषणा नहीं हो रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। पेच सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं है कि किसे कितनी सीटें मिलेगी, कौन सी सीट किसे मिलेगी, कौन सी सीट कौन लेना चाहता है, इस पर भी मामला फंसा हुआ है। मान लीजिए हम मुंबई का ही भी देखें तो दक्षिण मुंबई की जो सीट है जिसपे कि अरविंद सावंत शिवसेना के हैं जो अभी उद्धव ठाकरे गुट में हैं, उस पर भी शिवसेना एकनाथ शिंदे का जो है कि अपना दावा है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो वहाँ से वो सीट वो लेनी चाह रही है और वहाँ पर से वो जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर, उनको वहाँ से चुनाव लड़वाना चाहती है। तो इसके बदले में एकनाथ शिंदे गुट को और कहाँ पर मिलेगा, क्या उनका कंपनसेट किया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो इस तरह की कई बातें हैं, जैसे कि खुद कल्याण की सीट को लेकर भी कहा जा रहा है कि उस पर भी बीजेपी ने दावा ठोक रखा है। उत्तर पश्चिम की मुंबई की जी है जिसपे गजानन कीर्तिकर है, बीजेपी चाहती है कि वो मिले, जबकि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनकी पार्टी के पास ही रहे। तो ये जो सीटों वाला है कि कौन जीत सकता है कौन नहीं, और उसके हिसाब से तय हो रहा है। अमरावती की सीट है जो नवनीत राणा है, वो निर्दलीय हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो उनको टिकट दिया जाए और वो बीजेपी के चुनाव पे लड़ेंगे। लेकिन फिर शिवसेना एकनाथ शिंदे जो अर्जुन पहले वहाँ हुआ करते थे, उनका क्या होगा। तो ऐसे ही संभाजी नगर की सीट है। तो कई ऐसे सीटें हैं जो इस तरह की फंसी है, तो उस पर अभी जो है कि मोल भाव चल रहा है। और रही बात अजीत पवार के एनसीपी की, तो वहाँ से 4 सीटें जो है, 6 की उनकी ज़्यादा जोर है, लेकिन 4 सीटें लगभग उनसे मिलनी तय है, ये माना जा रहा है। अब हम आ जाते हैं एमबीए की तरफ। एमबीए में पाएंगे तो ये मैं 4 सीजन होटल है वर्ली में यहाँ पर हूँ, 1 बजे से मीटिंग शुरू हुई है। इनका भी फार्मूला तय है। शरद पवार अंदर मीटिंग में बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं, कांग्रेस के बाला साहब थोरात बैठे हुए हैं, संजय राउत अंदर बैठे हुए हैं। बातचीत चल रही है, लेकिन अब देखिए 3 घंटा से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया है कि हाँ मीटिंग समाप्त हुई है। जबकि प्रकाश अंबेडकर यहाँ से मीटिंग से अब जा चुके हैं। जाते समय उन्होंने ये ज़रूर कहा कि सकारात्मक रहा, यानी वो भी बड़े ही उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपना बॉडी लैंग्वेज के बारे में पहले पूछा कि मेरे चेहरे से क्या लग रहा है, उससे आप अनुमान लगाइए। तो अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है, किसी भी निश्चित आंकड़े पे आके बातें बनी नहीं है। अब चूंकि वो यहाँ से चले गए हैं
तो और पहले भी सुबह ही भी उन्होंने कह दिया था कि 15 सीटों को लेकर एनडीए में कहीं ना कहीं मतभेद है, खास करके 10 सीटों में कांग्रेस और शिवसेना के बीच में, और 5 सीटों में है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के सीटों में शरद पवार के एनसीपी के। तो ये जब तय हो जाएगा तब मैं अपने पत्ते खोलूँगा। यानी अभी भी उन्होंने अपना पत्ता यहाँ पर नहीं खोला है और साफ करके वो नहीं गए हैं कि वो अभी भी एनडीए की आघाड़ी के घटक में हैं और वो साथ में लड़ने के लिए तैयार है। बातचीत भले चल रही है, लेकिन कितनी सीटें मांगेंगे, कौन सी सीटें मांगेंगे, ये सब वो बाद में तय करेंगे। अभी 4-4:30 बजे वासी में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शायद वहाँ पर जाकर अपनी खुल की बातें करें। तो एनडीए के जो घटक है यहाँ पर वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रकाश आंबेडकर यानी वंचित बहुजन आघाड़ी के जो नेता हैं वो मान गए हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन ये से पॉजिटिव नहीं माना जा सकता, अंतिम नहीं माना जा सकता, क्योंकि फिर से कुछ नया शगुफा ला सकते हैं, नया फार्मूला ला सकते हैं और अपनी मांगे वो रख सकते हैं। तो दोनों तरफ अनिश्चितताएं बनी हुई है, ये जरूर है, क्योंकि सीटें तय नहीं हो पा रही है, दोनों तरफ अभी भी कोई चीज पूरी तरीके से ऐसा नहीं हुआ है कि जिसे कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में रख दी गई हो। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर थोड़ी और विस्तार चर्चा करते हैं। विजय चोरमोरे साहब राजनीतिक संपादक हैं सकल ग्रुप के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रवि किरण देशमुख साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चोरमोरे साहब, ज्यादा गुत्थी जो है, ज्यादा परेशानी कौन से गुट में आपको दिखाई पड़ रही है, एनडीए में या एमवीए में? अंकित जी, देखिए एमयूए में ज्यादा गुत्थी दिख रही, क्योंकि देखो जो एनडीए के पास 48 में से 38 सिटिंग एमपीज है, और उसमें से ज्यादातर जो सिटिंग एमपीज है और सिटिंग जगह जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनके पास है वो रहेगी, मगर इनके पास सिर्फ 9 सिटिंग एमपीज है एमयूए के पास, और बाकी सारे पे अपने अपने दावे ठोक रहे लोग और कुछ चर्चाएं कर रहे। इसमें एमयूए में बहुत बड़ा पेचीदा जो चीज है वही है प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर को साथ लेना एमयूए के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आंबेडकर साथ आएंगे तो एमयूए की महाराष्ट्र में कुछ अच्छी सीटें एमयूए को मिल सकते, क्योंकि 2019 में 7-8 ऐसी सीटें थी जहां सिर्फ एमयूए के वजह से एनडीए की सीटें हारी थी। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि प्रकाश आंबेडकर अपने साथ आए। अगर चोरमोरे साहब, प्रकाश अंबेडकर के पास भी ऑप्शन क्या है? मतलब अगर वो अकेले लड़ते भी हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव में ओवैसी के साथ एक बार अपना गठबंधन करके देख लिया है, कुछ खास उन्हें फायदा तो हुआ नहीं उसका, तो उनके पास भी किसी ना किसी दल के साथ जाना उनके लिए भी जरूरी है। बीजेपी के साथ जाने की राह क्या उनके लिए मुश्किल नहीं होगी? तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको यथास्थिति के साथ ही लेकर आना पड़ेगा। देखिए, प्रकाश आंबेडकर का शुरू से जो पॉलिटिक्स देखेंगे तो प्रकाश आंबेडकर बीजेपी के लिए काम करते हैं, ऐसा आरोप उन पर लगता रहा है, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर अगर अकेले लड़ेंगे तो नुकसान एमयूए का होगा और फायदा एनडीए को होगा। तो इसलिए एमयूए के जो सारे लोग हैं वो प्रकाश आंबेडकर साथ लेने के लिए देखिए पहले दिन महीने 2 महीने से प्रकाश आंबेडकर हर हफ्ते एक अपनी अलग राय लगते हैं, अपना अलग फॉर्मूला देते हैं, और आज भी उन्हें शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो एमयूए की टॉप लीडरशिप है उनके साथ 3 घंटे बातचीत करने के बाद भी उनके हिसाब से कोई हल नहीं निकल पा रहा है। वो कह के गए कि अगली मीटिंग में सब कुछ तय होगा। इसलिए जो सुनील सिंह ने कहा कि प्रकाश आंबेडकर ने भले ही कहा हो कि मैं पॉजिटिव दिख रहा हूँ, मगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव वो प्रकाश आंबेडकर ही बता सकते हैं, उनके बॉडी प्रकाश लैंग्वेज आंबेडकर पता नहीं लगा, सबसे बड़ी परेशानी हो सकते हैं एमवीए के लिए इस वक्त जो कोशिश कर रहे हैं। पर रवि किरण देशमुख साहब, अगर बात करें यहां पर एनडीए की, तो इस वक्त एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं और अजीत पवार, दोनों के लिए उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। क्या कहकर वो वापस अपने समर्थकों के पास जाएंगे अगर उनको ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, अगर वो ज्यादा लोगों को टिकट नहीं दे पाएंगे? तो अभी भी कई समर्थक ऐसे हैं जो उनका तय करना बाकी है कि उन्हें शरद पवार के साथ जाना है या अजीत पवार के साथ जाना है, शिंदे के साथ जाना है या उद्धव ठाकरे के साथ जाना है। काफी इंटरेस्टिंग मोड पर ये सब आ चुका है अंकित। मैं आपको ये बता दूं कि इनको अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए ज्यादा सीटें तो जरूर चाहिए। अगर वो ज्यादा सीटें नहीं मांगते हैं तो कार्यकर्ता ये सोचेंगे कि आखिर आपका फायदा क्या हुआ। इतनी भारी संख्या में अगर एमपी आपके साथ, सांसद आपके साथ आए हैं और आप इतनी कम सीटों पर अगर मान जाते हो तो फिर आप अपनी केडर जो है पार्टी का उसको कैसे खुश रखोगे? ये एक तरफ ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ऐसी है कि भाजपा चाहती है
कि कमल के चुनाव चिन्ह पर सबसे ज्यादा सांसद चुने जाने चाहिए महाराष्ट्र से। वो आगे की सोच रहे हैं, पोस्ट पोल सिनेरियो जिसको हम बोलते हैं कि चुनाव के बाद का चित्र क्या रहेगा। उनको ये चाहिए कि महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा सांसद कमल के चुनाव चिन्ह पर आनी चाहिए, इसलिए भाजपा चाहती है कि ज्यादा सीटें हमें लड़ने दीजिए। दोनों के इसमें झगड़े में परेशानी ये हो रही है उनको, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो उप मुख्यमंत्री अभी अजित पवार है एनसीपी से, दोनों के सामने ये सवाल है, क्या हम कम सीटों पे मान जाए तो कार्यकर्ताओं को हम कैसे खुश रखें, नेताओं को हम कैसे संभालें। अगर हम ज्यादा सीटें दे दें तो प्रॉब्लम है, कम सीटें ले ले तो भी प्रॉब्लम है। तो इसमें ये अगर इन्हें कम सीटें मिलती हैं तो आपको लगता है कि इसका सीधा सीधा फायदा शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को होगा? कई ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि उनके नेता को टिकट मिले, अगर नहीं मिलता है तो वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। सबसे शुरू से आप जो बोल रहे हो अंकित, वो बिल्कुल सही बात है। अगर देखो ये अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिलवा पाते हैं तो ये लोग तुरंत चले जाएंगे एनसीपी शरद चंद्र पवार के साथ, या फिर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ बिल्कुल जाएंगे। और महाराष्ट्र में काफी हड़कंप मच जाएगा इससे, अगर ऐसा होगा तो आने वाले चुनाव जो है काफी इंटरेस्टिंग बनेंगे अगर ये लोग छोड़ के जाते हैं तो। बिल्कुल आपने सही फाइट कहा, जो है वो और कड़ी हो जाएगी। चोरमुरे साहब, अंत में बस एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसी भी कोई संभावना दिखाई पड़ रही है कि प्रकाश अंबेडकर एनडीए की तरफ रुख कर लें अगर उनको जितनी सीटें चाहिए उतनी नहीं मिलती हैं? और क्या एनडीए के पास अभी 3 घटक दलों में इतना झगड़ा है, चौथे को लाने का उनके पास है स्पेस? नहीं, प्रकाश अंबेडकर एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो अंबेडकर शुरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत कड़े बयान देते आ रहे हैं, या बीजेपी के खिलाफ कड़े बयान देते आ रहे हैं, वो असल में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, मगर बीजेपी को फायदा जरूर पहुंचाएंगे। आज तक उनकी राजनीति ऐसी रहेगी, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहे। फायदा बीजेपी को पहुंचा सकते हैं, लेकिन आजकल कड़े बयानों का मतलब तो कुछ रह नहीं गया है। बहुत सारे नेता हैं जो कल तक कड़े बयान देते थे, आज उसी पार्टी में शामिल हुए दिखाई पड़ते हैं। तो शायद राजनीति में कड़े बयान और आज की जो स्थिति बड़ी कन्वीनियंट हो गई है। आपको सिर्फ अपना अपना राजनीतिक फायदा जो है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जिसको आजकल नेता कहते हैं, वो देखना दिखाई पड़ता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, उस पर नजर बनाए रखेंगे। हमारे जो मेहमान हैं वो भी आपके लिए विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद दिला दें कि कल एक खास पेशकश एनडीटीवी लेकर आ रहा है और उसको आप देखना ना भूलें। एनडीटीवी का पहला डिफेंस समिट, जिसमें हमारे साथ होंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कल यानी 7 मार्च सुबह 10 बजे से एनडीटीवी नेटवर्क पर। कर्नाटका में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद भी क्या कर्नाटका में कांग्रेस के नेता आने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने से बच रहे हैं? कुछ कैबिनेट मंत्री और विधायक चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दिल्ली में चल रही सियासी उथल पुथल से कर्नाटक के नेता असमंजस जो है उनके बीच में बना हुआ है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि अगर पार्टी उनके मंत्रियों को चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो उन्हें लड़ना चाहिए, लेकिन तेलंगाना में भी अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है। क्या क्या इस पर बातें हो रही हैं? चुनाव से क्यों कतरा रहे हैं कांग्रेस के नेता? 2004 में बीजेपी का प्रदर्शन कर्नाटका में जबरदस्त रहा था। 2004 में भारतीय जनता पार्टी के पास 28 में से कम 17 सीटें थी। अब आ जाइए, 2014 की बात कर रहा हूं मैं, 2019 पे आ जाइए। 2019 में 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती। 19 में पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने जीवन में कोई चुनाव हारा। 19 में 7 बार से सांसद रहे के.एच. मुनियप्पा भी चुनाव हारे। कोलार सीट पर मुनियप्पा की अच्छी पकड़ थी। तो ये सारे जो पिछले चुनाव में शायद संकेत हैं, इन्हीं को देखते हुए अभी थोड़ा सा असमंजस और डर का माहौल कांग्रेस के बड़े नेताओं में बना हुआ है। और ये तब है जब वहां पर उनकी सरकार है। हमारे सहयोगी टीएम वीरराघव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरराघव, ये मतलब ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए हैं, जो दे हैव लेफ्ट द ग्राउंड इवन बिफोर द बैटल हैज बिगन? नहीं अंकित, ये हकीकत ये है कि मान लीजिए ये सिर्फ 2019 या 2014 की बात नहीं है। ये 2004 से आप देखे जाए तो बैंगलोर साउथ,
धारवाड़, कुछ सीटें हैं जहां पे कांग्रेस कभी जीती नहीं है। जो सीटें जीत कर आ रही थी, जैसे बीदर, गुलबर्गा जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी जीते थे, चिक्कोडी जो बेलगांव के पास है, या कोलार जैसे आपने कहा कि एच मुनियप्पा का सीट है, ये सीटों भी वो 2019 में कांग्रेस हारी थी। तो इन सीटों में कोई युवा नेता नहीं है जो पार्लियामेंट्री कॉन्टेस्ट कर सके। मान लीजिए बैंगलोर साउथ का अगर आप उदाहरण लेंगे तो 2014 में नंदन नीलकनी कंटेस्ट किए थे, उसके बाद बात चली थी कृष्ण बायरा बुकाउडा बैंगलोर नॉर्थ से। तो ये सब लोग हैं जो रिजवान अरशद है, इन सब लोग स्टेट पॉलिटिक्स में काफी खुश है और वो मानते हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स में ही उनका ज्यादा भविष्य है। तो ये एक तरह की युवा नेता जो पार्लियामेंट्री कॉन्टेस्ट ले सके, चैलेंज कर सके भाजपा को इन कुछ क्षेत्रों में। और ये ऐसे एक 17 क्षेत्र है जैसे शिवमोगा जहां येडियुरप्पा का पूरा कब्जा है। तो इन ऐसे क्षेत्रों में युवा नेता या कोई स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार नहीं है पार्टी को। और दूसरा है, आप जो कह रहे थे, जैसे एचसी महादेवप्पा है कांग्रेस का जो स्टेट मिनिस्टर है, पार्टी चाहती है कि वो मंड्या सीट से लड़े। आप जानते हैं, आप तो कर्नाटक को काफी करीबी से देखते हैं, मंड्या में सुमलता को सीट दिया गया पिछले बार 2019 में। जो कांग्रेस का जो नेता अम्बरीश थे, उनका मौत के बाद उनकी विधवा है, वो कंटेस्ट की थी वहां, वो भाजपा का समर्थन के साथ वहां कंटेस्ट की थी मंड्या में। अब कांग्रेस के पास मंड्या में खड़ा रहने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फाइट देने के लिए कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं और वो चाहता है कि एचसी महादेवप्पा जैसा स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर वहां से लड़े। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर को भी एक तरह की डर रहता है कि अगर हम लड़े और हार गए तो हमारा यहाँ स्टेट पॉलिटिक्स में हमारा जो पकड़ है वो कमजोर हो जाएगा। तो इन सारा चीजों को ध्यान पे रखते हुए कांग्रेस चाहता है कि काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स ढूंढ निकल पाना मुश्किल लग रहा है कांग्रेस को कुछ सीटों। जी, तो जिसकी जो अभी हाल ही में एमएलए बने हैं, मिनिस्टर बने हैं, वो नहीं चाहते कि एक बार इतनी जल्दी हार का मुंह देखना पड़े और उसके बाद, जैसे वीर राघव कह रहे थे, कि उनकी जो पकड़ है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने इलाके में, वो कमज़ोर होती है अगर वो इस तरीके से हारते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि क्या कांग्रेस को अपने ऊपर और कैंडिडेट्स को अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि वो बीजेपी को सामने में टक्कर दे सके। वीर राघव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं, वहां पर भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो कुछ कतराते नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल को राजनांदगांव से चुनाव लड़ने पर कहा जा रहा है कि विचार कर लीजिए, लड़ लीजिए विचार। अब वो कह रहे हैं विधायक हूं, घूम घूम का प्रचार करना चाहता हूं, विधायक ही बना रहूंगा। टीएस सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उनको बिलासपुर या कोरबा से चुनाव लड़ने का कहा जा रहा है। टीएस सिंहदेव लड़ने के इच्छुक नहीं है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, उनके आसपास के लोग बता रहे हैं। पूर्व मंत्री अनिला मोडिया को कांकेर सीट से लड़ने का विचार हो रहा है। अनिला मोडिया दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। पूर्व मंत्री शिव डेरिया को जांजगीर सीट से लड़ने की चर्चा है, पर वो भी इच्छुक नहीं है। तो कांग्रेस के जो फिलहाल छत्तीसगढ़ की जो 11 सीटें, उनमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास है, 2 मौजूदा उनके पास सांसद हैं। बाकी सीटों पर कहां से मजबूत कैंडिडेट आएंगे, अब ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, जो मैं सवाल वीर राघव से पूछ रहा था, तो क्या ये मान लें कि कांग्रेस अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव जो ताजा हारी है उससे इतनी हताश है कि उनको 11 सीटों पर 11 उम्मीदवार ढूंढने मुश्किल हो रहे हैं? देखिए, सबसे मज़ेदार क्या है कि जो छत्तीसगढ़ जब से गठन हुआ है, आज तक लोकसभा में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2 सीटों का ही रहा है। अब जो पिछली दफ़े विधायक से सांसद बने दीपक बैज, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, वो हाल ही में विधानसभा चुनाव हार गए। अब ऐसे में जो नाम आपने जोड़े हैं अंकित, जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ाने की चर्चा है, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कुछ दिनों पहले ही कि मैं विधायक हूं और घूम घूम कर प्रचार करूंगा, जैसा आप कह रहे हैं, और मुझे चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है। उप मुख्यमंत्री रहे थे टीएस सिंहदेव, उन्होंने भी बिलासपुर या कोरबा से चुनाव लड़ाने की चर्चा है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है। अनिला भेड़िया जो पूर्व मंत्री रही हैं, उनकी भी चर्चा है कि वो कांकेर से उनको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है। शिव डेहरिया, जैसा आपने नाम बोला, उनको भी जांजगीर से चुनाव लड़ाए जाने की बात चल रही है, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं जाहिर की है। तो ऐसे लगभग 2-3 और नाम हैं जो अब नहीं चाहते हैं कि वो दिल्ली की राजनीति कह लें या फिर रायपुर से बाहर जाकर वो लोकसभा में नुमाइंदगी करें या लोकसभा का चुनाव लड़ें।
हारना जीतना तो अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़ने पर ही वो खुद ही बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है, खास करके लोकसभा को लेकर। तो ये चीज़ भी छत्तीसगढ़ में चल रही है बिल्कुल। और कुछ और सीटें भी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है कांग्रेस के जो उम्मीदवार संभावितों में जो भी पैनल कह लीजिए, या वहाँ से जो मजबूत नेता बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है। मैदान में युद्ध से पहले ही जो सेनाएं हैं उसके काफ़ी सारे ऐसे सेनापति हैं जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अनुराग द्वारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक लाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, एनडीटीवी की कल एक खास पेशकश है। इसका नाम है एनडीटीवी डिफेंस समिट, जिसमें हमारे साथ होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल यानी 7 मार्च सुबह 10 बजे से एनडीटीवी नेटवर्क पर। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। जौनपुर की अदालत ने अपहरण और रंगदारी के मामले में संगीन आरोपों में इन्हें कल दोषी करार दिया था और आज कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। 7 साल की इन्हें सजा सुनाई गई है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं धनंजय सिंह। अभी 2 दिन पहले ही चुनाव लड़ने की घोषणा भी उन्होंने की थी। अब 7 साल की सजा पाने के बाद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं देश के कई राज्यों में नकली दवाइयों को लेकर छापेमारी जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में हुई इस छापेमारी में करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां जब्त हुई हैं। ये छापे गाजियाबाद, कोटद्वार उत्तराखंड और हैदराबाद तेलंगाना में मारे गए। जो दवाइयां जब्त हुई हैं उनमें डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियों की दवाइयां शामिल हैं। गाजियाबाद के छापे में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाइयां जब्त की गई। दवाइयों की जगह चौक पाउडर और स्टार्च का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में सही डोज ना मिलने से ये नकली दवाइयां जानलेवा साबित हो रही हैं। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें, कल एनडीटीवी की डिफेंस समिट है, जिसमें हमारे साथ होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 7 मार्च सुबह 10 बजे से एनडीटीवी नेटवर्क पर। हरियाणा की जो शिक्षा का जो हाल है वो ज़रा इन तस्वीरों से आपको दिखाते हैं। नूह ज़िले में यासीन मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल और तावरू शहर के चंद्रावती स्कूल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। यहाँ पर जमकर नकल हो रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं वहाँ पर कैसे समझ लीजिए बिल्कुल अपनी जान को जोखिम में डाल के पर्चियां लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। सरकार के तमाम दावों के बावजूद खुलेआम नकल चल रही है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवान भी सुस्त दिखाई दे रहे हैं। नकलचियों के साथ आए लोगों ने बिल्डिंग पर व छतों पर चढ़कर नकल कराने के प्रयास जो हैं वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद ही परीक्षा केंद्रों से फोटो खींचकर पेपर आउट करने की सूचना भी सामने आई है। अब बताइए कि देश के भविष्य में किसने आराम से नकल करके पास हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, कल देखना ना भूलें एनडीटीवी की खास पेशकश एनडीटीवी डिफेंस समिट, जिसमें हमारे साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। कल यानी कि 7 मार्च सुबह 10 बजे से एनडीटीवी नेटवर्क पर।